दोस्तों, ये कहानी है 13 साल की वेडनेसडे एडम्स नाम की एक लड़की की, जिसके चेहरे पर किसी तरह के कोई इमोशंस नहीं बनते थे। मौत को लेकर उसके अंदर एक अजीब सा जुनून था। वो सोचा करती थी कि मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है, उसका क्या होता है। इसी वजह से उसे अक्सर काले और सफेद रंग के कपड़े पहनना ज्यादा पसंद था। उसे देखकर सबको अजीब सा लगता था, जैसे वो किसी और दुनिया की है। तो चलिए जानते हैं कि वो लड़की आखिर ऐसी क्यों थी। कहानी की शुरुआत में वेडनेसडे को एक स्कूल में दिखाया जाता है, जहां वो अपनी डरावनी आंखों के साथ बरामदे में चल रही थी। वहीं बाकी सब लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे। जब वेडनेसडे अपना लॉकर खोलती है, उसे उसमें अपना भाई बंधा हुआ दिखता है, जिसके मुंह में एक सेब था। वेडनेसडे उसकी रस्सियों को खोलती है कि अचानक उसे एक विजन आता है, जिसमें वो देखती है कि कुछ लोग उसके भाई को टॉर्चर कर रहे हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वेडनेसडे कोई आम बच्ची नहीं है और वो किसी को भी छूकर उसका अतीत और भविष्य देख सकती है। जब वेडनेसडे को पता चलता है कि स्विमिंग पूल के लड़कों ने उसके भाई को टॉर्चर किया था, तो वो 2 बैग में पिराना मछली को भरकर, जो बहुत खूंखार मांसाहारी मछली होती हैं, स्विमिंग पूल के अंदर डाल देती है। तभी सारे लड़के अपनी जान बचाने के लिए पूल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी वेडनेसडे उनसे कहती है कि उसके अलावा कोई उसके भाई को परेशान नहीं कर सकता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वेडनेसडे के माता पिता मोर्टिसिया और गोम्स को दिखाया जाता है। वो दोनों वेडनेसडे की हरकतों से परेशान हो चुके थे, इसलिए वो उसे नेवरमोर एकेडमी भेजने का फैसला करते हैं। इस एकेडमी में वो बच्चे रहते हैं जिनके पास कुछ खास ताकतें होती हैं और यहाँ उन्हें अपनी ताकतों पर काबू पाना सिखाया जाता है। मोर्टिसिया और गोम्स भी इसी एकेडमी के स्टूडेंट्स थे, जिससे पता चलता है कि उनके पास भी सुपर पावर्स हैं। अगले सीन में हमें एक लड़के एम्बैकस को दिखाया जाता है, जो एक हाइकर था। वो नेवरमोर एकेडमी के पास वाले जंगल में अकेला चला जाता है। वो जंगल में एक जगह रुककर आराम कर रहा होता है कि तभी कोई अजीब सा क्रिएचर उस पर अचानक से हमला कर देता है और उसे मार देता है। उस एरिया के पुलिस वाले को उसकी बॉडी के टुकड़े मिलते हैं और वो आसपास के इलाके की जांच करता है। अब हमें पता चलता है कि कोई पहला हादसा नहीं था, यहाँ पर इस तरह के पहले कई हादसे हो चुके हैं। दूसरी तरफ वेडनेसडे एकेडमी में जाती है और वहाँ की प्रिंसिपल लैरिसा वीम्स से मिलती है। लैरिसा वेडनेसडे को उसकी रूममेट एनिड से मिलवाती है। एनिड एक वेयरवुल्फ थी और हर मामले में वेडनेसडे से बिल्कुल अलग थी। एनिड को रंग बहुत पसंद थे, इसलिए उसने अपनी साइड के कमरे को काफी रंगीन बना रखा था, जबकि वेडनेसडे को काली और डार्क रंग की चीजें पसंद थी। शाम के समय एनिड वेडनेसडे को एकेडमी में घुमाती है और वहाँ के अलग अलग ग्रुप से उसे मिलवाती है। फैंक्स के ग्रुप में वैम्पायर्स होते हैं, फर्स के ग्रुप में वेयरवुल्फ्स होते हैं और स्टोनर्स अपने आप को पत्थरों में बदल सकते हैं और उनके सर पे सांप होते हैं। वहीं स्केल्स में जल परियां होती हैं। एनिड वेडनेसडे को सबसे पॉपुलर लड़की बेंसा बार्कले के बारे में बताती है, जो बहुत ही खूबसूरत जल परी थी। बेंसा का एक एक्स बॉयफ्रेंड जेवियर थोर्प भी वहां पर होता है, जो अपनी ड्राइंग्स को असलियत में बदल सकता है। इसके बाद वेडनेसडे के माता पिता वहां से चले जाते हैं। जाने से पहले वेडनेसडे के पिता उस पर नजर रखने के लिए एक कटा हुआ हाथ वहां पर छोड़ देते हैं, जो जिंदा होता है और उसे थिंग कहा जाता है। इसके बाद वेडनेसडे तलवारबाजी की क्लास में जाती है और बेंसा के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। बेंसा और वेडनेसडे के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है और दोनों बराबर पॉइंट्स पे होते हैं। इसके बाद बेंसा कहती है, क्यों ना इस गेम को बिना हेलमेट के खेला जाए और गेम को तभी रोकेंगे जब हम दोनों में से किसी का खून निकलेगा। दोनों के बीच फिर से लड़ाई हो जाती है और दोनों एक दूसरे पर वार पे वार करते चले जाते हैं। बेंसा वेडनेसडे पर वार करती है और वेडनेसडे के माथे पर कट लग जाता है, जिससे वेडनेसडे के माथे से खून निकलने लगता है और इसी के साथ बेंसा जीत जाती है। वेडनेसडे को चोट पर मलहम लगाने के लिए ले जाया जाता है। जैसी वेडनेसडे पट्टी लगाकर बाहर निकलती है, उसके ऊपर एक बर्ड के आकार का बड़ा पत्थर गिरने ही वाला होता है, लेकिन उसी वक्त जेवियर उसे धक्का देकर बचा लेता है। कुछ देर बाद वेडनेसडे अपने कमरे में वापस आती है, तब उसे महसूस होता है कि कमरे में और भी कोई है जो उस पर नजर रख रहा है। वो कमरे को चेक करती है और बेडशीट के नीचे उसे थिंग मिल जाता है। वेडनेसडे समझ जाती है कि ये उसके माता पिता का काम है, इसलिए वेडनेसडे थिंग को कहती है, तुम्हें मेरा साथ देना होगा वरना मैं तुम्हें ड्रॉर में बंद कर दूंगी। थिंग बहुत डर जाता है और वेडनेसडे से वादा करता है कि वो उससे गद्दारी नहीं करेगा। वेडनेसडे ने जो पिराना वाला सीन किया था, उसकी वजह से उसे एक साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया जाता है। लैरिसा उसे नेवरमोर एकेडमी के पास ही एक छोटे से शहर जेरिको में उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। वेडनेसडे अपनी थेरेपिस्ट से मिलती है, लेकिन उसे किसी के बारे में कुछ नहीं बताती। उसके दिमाग में एक प्लान आता है और वो बाथरूम जाने के बहाने खिड़की से बाहर निकलकर वहां से भाग जाती है। इस बीच वो एक आदमी से
से टकराती है और उसे फिर से विजन आता है, जहाँ वो देखती है कि उस आदमी की कार एक्सीडेंट में मौत होने वाली है। वेडनेसडे डर जाती है और रिलैक्स होने के लिए एक कॉफी शॉप में पहुंच जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात पुलिस वाले के बेटे टाइलर से होती है, जो वहाँ कॉफी बेचने का काम करता है। टाइलर अपनी एस्प्रेसो मशीन को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि मशीन पर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी वो इटालियन भाषा में लिखी हुई थी। वेडनेसडे को इटालियन भाषा आती थी, इसलिए वो आसानी से उस एस्प्रेसो मशीन को ठीक कर देती है और इसके बदले में वो उसे बस स्टेशन तक छोड़ने के लिए कहती है। टाइलर के कुछ जवाब देने से पहले ही वहाँ वो लड़के आ जाते हैं जिन्होंने वेडनेसडे के भाई को परेशान किया था। अब वो वहाँ वेडनेसडे को भी परेशान करने की कोशिश करते हैं। पहले तो वेडनेसडे उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, लेकिन जब बर्दाश्त नहीं होता वो उन्हें मारने लगती है। उसी समय लैरिसा वहाँ पुलिस वाले के साथ आ जाती है। वहाँ की हालत देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो वेडनेसडे को डांटने लगती है। इसके बाद वो लोग नेवरमोर एकेडमी जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक एक्सीडेंटल कार दिखती है जिसमें उसी आदमी की डेड बॉडी थी जिससे वेडनेसडे टकराई थी। उस रात वेडनेसडे अपने वायलिन पर बहुत डरावना म्यूजिक बजाती है। वो पूर्णिमा की रात थी और वहाँ भेड़ियों के चिल्लाने की आवाजें भी सुनाई देती हैं। तभी एनिड वेडनेसडे को बताती है कि वो खुद को वेयरवुल्फ में नहीं बदल सकती, इसलिए वो बाकी लोगों के साथ नहीं जा सकती थी। इसी बीच थिंग टेलर के कमरे में जाता है और उसे वेडनेसडे से बात करने के लिए कहता है। टेलर डरकर उसकी बात मान लेता है और वेडनेसडे से वीडियो कॉल पर बात करने लगता है। वेडनेसडे उसे आने वाले हार्वेस्ट फेयर में मिलने के लिए कहती है हम वहाँ बहुत मजे करेंगे, लेकिन असल में वो बस वहाँ से भागना चाहती थी। इस फेयर में लैरिसा वेडनेसडे पर अपनी बाज जैसी नजर बनाए रखती है। इसके बावजूद वेडनेसडे टेलर से मिलने में कामयाब हो जाती है। वो लोग वहाँ से भागने ही वाले थे कि तभी वेडनेसडे अपने क्लासमेट रोवन से टकरा जाती है। रोवन जंगल की तरफ चला जाता है। रोवन से टकराने के बाद वेडनेसडे को फिर से एक विजन आता है कि रोवन जंगल में बेरहमी से किसी के हाथों मारा गया है। वो डर जाती है और भागने का प्लान छोड़कर वो रोवन को बचाने उसके पीछे भागती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, रोवन अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वेडनेसडे को ऊपर एक पेड़ से लटका देता है। इसके बाद वो वेडनेसडे को अपनी माँ के बारे में बताता है जो भविष्य देख सकती थी। उसकी माँ ने 25 साल पहले एक तस्वीर बनाई थी और उसने कहा था कि वेडनेसडे नेवरमोर एकेडमी को बर्बाद कर देगी। इसलिए रोवन कहता है कि कुछ भी बुरा होने से पहले वो वेडनेसडे को मार देगा। इसके बाद वो अपनी जादुई ताकतों से वेडनेसडे का गला घोटने लगता है। तभी एक भयानक राक्षस उसके ऊपर हमला कर देता है और रोवन को बेरहमी से मारकर वहां से गायब हो जाता है। वेडनेसडे उसकी कटी फटी बॉडी पर से तस्वीर उठाकर देखती है जिसे रोवन की माँ ने बनाया था। उसी समय पुलिस वालों का एक ग्रुप वहां पर आता है और रोवन की बॉडी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें बॉडी नहीं मिलती है। अगले सीन में वेडनेसडे को पुलिस हेड के साथ दिखाया जाता है जिसमें वो उसे वहां हुए हादसे के बारे में बताती है, लेकिन पुलिस वाले को उस क्रिएचर वाली बात पर भरोसा नहीं होता और उसे लगता है ये काम नेवरमोर एकेडमी के ही किसी स्टूडेंट का है। तभी वहाँ एक ऑफिसर आ जाती है। उनकी नजर दरवाजे से आते हुए रोवन पर पड़ती है जो जिंदा था। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एनिड एक पीओ कप नाम के कंपटीशन की तैयारी में जुटी हुई है। ये एक बोट रेस की प्रतियोगिता थी जो हर साल एकेडमी में ऑर्गेनाइज की जाती है। बाद में वेडनेसडे रोवन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन लैरिसा उसे कहती है कि रोवन को एकेडमी से निकाल दिया गया है, जिसका कारण वो उसे नहीं बता सकती। वेडनेसडे को शक होता है और वो प्लान बी के अकॉर्डिंग थिंग को रोवन पर नजर रखने के लिए भेज देती है। अगले सीन में हमें रोवन को एक रेलवे स्टेशन पर जाते हुए दिखाया जाता है। थिंग उसका पीछा कर रहा होता है। रोवन आसपास का माहौल जांचने के बाद वॉशरूम में चला जाता है जहां वो अपना रूप बदलकर एक बूढ़ा आदमी बन जाता है, लेकिन थिंग अपना रास्ता भटक जाता है और रोवन को रूप बदलता हुआ नहीं देख पाता। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी लैरिसा का रूप ले लेता है। तभी हमें पता चलता है कि लैरिसा ही अपना रूप बदलकर रोवन की मौत का सच छुपा रही थी। वेडनेसडे के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो रोवन की मौत का सुराग ढूंढने के लिए जंगल में जाती है। जंगल में उसे टेलर मिलता है जो अपने बाप का पीछा करते हुए वहां तक आया था। थोड़ी देर बाद वेडनेसडे को रोवन का चश्मा मिलता है। वो उसे उठाती है और फिर से एक विजन आता है जिसमें वो देखती है कि रोवन के पास एक नीले रंग की किताब जहाँ से उसे उसकी माँ की बनाई हुई एक तस्वीर मिली थी। इसके बाद वेडनेसडे तुरंत ही अपनी क्लास टीचर के पास जाती है और उससे उस किताब के बारे में पूछती है। उसकी टीचर उसे बताती है कि ये पुराने स्टूडेंट्स के समाज की किताब है जिसे नाइट शेड सोसाइटी कहा जाता है, लेकिन इस समाज को बहुत पहले ही खत्म करा जा चुका है। स्कूल के खत्म होने के बाद वेडनेसडे रोवन के कमरे में उस किताब को ढूंढने के लिए जाती है। रोवन के पलंग के नीचे उसे एक मुखौटा मिलता है
वो वहाँ से जाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ रोवन का रूममेट जेवियर आ जाता है और उसे देख के वेडनेसडे तुरंत पलंग के नीचे छुप जाती है। जेवियर से मिलने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बेंसा भी वहाँ आ जाती है। वेडनेसडे उन दोनों की पूरी बात सुन लेती है और उसे पता चलता है कि बेंसा आने वाली बोट रेस में एनिड को हराने का प्लान बना रही है। इसके बाद वेडनेसडे अपने कमरे में आ जाती है और बेंसा को उस प्रतियोगिता में हराने के लिए वो एनिड का साथ देने का फैसला करती है। अगले दिन एनिड और वेडनेसडे उस प्रतियोगिता के लिए तैयार हो जाते हैं। उस रेस में सब कुछ अलाउड था, इसलिए बेंसा इस बात का फायदा उठाती है। इस रेस में 4 टीम भाग लेती हैं और नियमों के अनुसार जो बोट बिना पलटे वापस सबसे पहले आ जाएगी वही रेस जीत जाएगी। जैसे ही रेस स्टार्ट होती है बेंसा अपने एक दोस्त को इशारा करती है। वो दोस्त एक जल परी थी और वो बाकी की बोट्स को नुकसान पहुंचाने के लिए बेंसा का साथ दे रही थी। वो नीचे से जाके एक बोट को पलट देती है जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। वेडनेसडे और एनिड पूरी तैयारी के साथ रेस कर रहे थे और थिंग उसमें उनकी मदद कर रहा था। थिंग की मदद से वो लोग बेंसा की उस दोस्त को एक जाल में फंसा लेते हैं। इसी दौरान वेडनेसडे को एक विजन आता है जिसमें वो बिल्कुल अपने जैसी दिखने वाली एक दूसरी लड़की को देखती है जिसके बाल सुनहरे रंग के होते हैं। वो वेडनेसडे को कहती है कि वेडनेसडे एक चाबी है। ये सुनकर वेडनेसडे काफी उलझन में फंस जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। जैसे ही वेडनेसडे विजन से बाहर आती है उसे पता चलता है बेंसा रेस में आगे निकल गई है, लेकिन वो हार नहीं मानती और बेंसा की चली हुई चालों को उसी के खिलाफ चलकर वो रेस को जीत जाती है। वेडनेसडे के अलावा बाकी सभी लोग अपनी इस जीत को सेलिब्रेट करते हैं। लैरिसा एनिड को वो पीओ कप ट्रॉफी देती है, लेकिन वेडनेसडे को ज्यादा अटेंशन पसंद नहीं थी, इसलिए वो वहां से चली जाती है। वो नेवरमोर एकेडमी के पुराने स्टूडेंट एडगर एलन पो की मूर्ति के पास जाती है और अचानक उसकी नजर उस मूर्ति के हाथ में रखी हुई पत्थर की किताब पर पड़ती है जिसके नीचे उसे एक निशान दिखाई देता है। वो निशान ठीक वैसा ही था जैसा उस तस्वीर में बना था जिसे मरने से पहले रोवन ने वेडनेसडे को दिया था। उस बुक में वेडनेसडे को कुछ पहेलियां मिलती हैं जिन्हें वो तुरंत सुलझा लेती है और उसे एक सुराग मिलता है। उस सुराग में 2 बार चुटकी बजाना होता है। जब वो 2 बार चुटकियां बजाती है तभी एक छुपा हुआ दरवाजा खुलता है जहां एक गुप्त कमरा होता है। वहां उसे रोवन की किताब मिल जाती है जिसमें से रोवन ने तस्वीर को फाड़ कर निकाला था। वो उस किताब को अपने बैग में रख लेती है, लेकिन इससे पहले कि वो आगे जा पाती कोई एक काले कपड़े से उसका सिर ढक देता है। थोड़ी देर बाद जब कपड़े को हटाया जाता है वो देखती है कि बेंसा, जेवियर और बाकी के कुछ स्टूडेंट्स उसको घेर कर खड़े हुए हैं और ये सभी नाइट शेड सोसाइटी के सदस्य हैं। यहाँ पता चलता है कि लैरिसा ने ही इस ग्रुप को खत्म किया था। जेवियर वेडनेसडे को इस ग्रुप में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वेडनेसडे मना कर देती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद लैरिसा को दिखाया जाता है जो आउटरीच डे के बारे में घोषणा करती है। यहाँ अकेडमी के सारे स्टूडेंट्स को शहर के लोगों से मिलना जुलना होता है और उनके साथ काम करना होता है। इन लोगों को नॉमिनीज कहा जाता है। जब वो लोग शहर पहुंचते हैं वेडनेसडे जेवियर को बताती है कि तुम्हारे रूममेट की मौत हो चुकी है, लेकिन जेवियर को इस बात पर भरोसा नहीं होता और वो कहता है कि रोवन की मौत नहीं हो सकती, उसे बस अकेडमी से निकाल दिया गया है। इसके बाद वेडनेसडे उसे वो तस्वीर दिखाती है जो रोवन की मां ने बनाई थी। जेवियर उस तस्वीर को करीब से देखता है और कहता है इस तस्वीर में जो आदमी है उसने जेरिको शहर को बसाया था और उसका नाम जोसेफ क्रैकस्टोन है। थोड़ी देर बाद वेडनेसडे पिलग्रिम वर्ल्ड जाने का फैसला करती है जहां जेरिको के इतिहास के बारे में पता चलता है। वहां वो यूडीन नाम के एक लड़के से मिलती है जो मधुमक्खी पालने वाले क्लब में उससे पहले मिल चुका था और दोनों की दोस्ती भी हो गई थी। वो दोनों बातें करने लगते हैं और आसपास की चीजों को देखते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स वहां की केयर टेकर अर्लीन से मिलते हैं जो उन्हें पिलग्रिम वर्ल्ड घुमाते हुए जोसेफ स्टोन की कलाकृतियों के बारे में बताती है। वेडनेसडे को ये सारी बातें बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं और वो अर्लीन से और भी ज्यादा बातें जानना चाहती है। अर्लीन बताती है कि उनके पास जोसेफ क्रैकस्टोन के खेतों में इस्तेमाल होने वाले औजार, खाने पीने के बर्तन और फैमिली रूम्स भी हैं। वेडनेसडे कहती है कि मैं यहाँ काम करना चाहती हूँ, लेकिन अर्लीन कहती है कि यहाँ पर अभी रेनोवेशन चल रही है इसलिए तुम काम नहीं कर सकती और कहती है कि तुम सबको ओल्ड फजरी में काम करना पड़ेगा जहाँ तुम्हें घूमने आए हुए लोगों को केक बांटना है। अगले सीन में वेडनेसडे और यूगीन क्रैकस्टोन के रूम में घुस जाते हैं। वहां वेडनेसडे को एक तस्वीर मिलती है जिसमें वो लड़की भी होती है जिसे वेडनेसडे ने अपने विजन में देखा था। थोड़ी देर बाद उसे वो किताब भी मिल जाती है जो उस लड़की ने पकड़ी हुई थी। वेडनेसडे देखती है कि उस किताब के सारे पन्ने खाली हैं, इसलिए उसे शक होता है कि ये किताब नकली है। तभी वहाँ अर्लीन आ जाती है जिसने यूगीन को पकड़ रखा था। वेडनेसडे उससे असली किताब के बारे में पूछती है। अर्लीन झिझकते हुए बताती है कि 1 महीना पहले वो किताब चोरी हो गई थी। इसके बाद वो कॉफी शॉप में टेलर से मिलने जाती है जहाँ वो
जोसेफ के बारे में पता करते हैं। टेलर कहता है ओरिजिनल मीटिंग हाउस का जो हिस्सा बचा हुआ है वो जंगल में है और पूरी तरह से खंडर हो चुका है, जिसका इस्तेमाल अब क्रैश पैड के तौर पे किया जाता है। इसके बाद वेडनेसडे उस जगह की छानबीन करने के लिए अपने साथ थिंग को ले जाती है। इसी दौरान उन्हें एक बेघर आदमी मिलता है, लेकिन थिंग उसका दम घोटने लगता है और उसे डराकर वहाँ से भगा देता है। तभी वेडनेसडे को एक विजन आता है और वो खुद को 400 साल पहले के समय में देखती है, जहाँ उसे वो सुनहरे बालों वाली लड़की दिखाई देती है, जिसे पहले भी वेडनेसडे अपने विजन में देख चुकी थी। उस लड़की को गाँव वालों ने घेर रखा था और वो उसे शैतान की संतान कहकर पुकार रहे थे। तभी वहाँ जोसेफ क्रैकस्टोन आ जाता है और उस लड़की को गुडी एडम्स कहकर बुलाता है। वो कहता है गुडी एक डायन है और उसे भी वहाँ अपनी माँ और अपने साथियों के साथ खेत में मर जाना चाहिए। इसका जवाब देते हुए गुडी कहती है तुमने मेरी जमीन हड़पी है और बहुत से निर्दोष लोगों की जानें ली हैं और उनकी जमीनें छीनी हैं। जोसेफ को गुस्सा आ जाता है और वो गुडी को थोड़ी देर तक घूरता है और फिर उस जगह पर आग लगा देता है। गुडी अपनी माँ को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। जब कोई उम्मीद नहीं बचती तो वो एक गुप्त दरवाजे से निकलकर वहाँ से भाग जाती है। वेडनेसडे वहाँ छुपकर ये सब कुछ देख रही थी। गुडी दौड़कर वेडनेसडे के पास आती है और कहती है जोसेफ अपनी ये लड़ाई तब तक नहीं रोकेगा जब तक वो सबको नहीं मार देगा। इस खुलासे के बाद वेडनेसडे असली दुनिया में आ जाती है। वो थिंग को सब कुछ बताती है जो उसने अभी अभी देखा था। उनकी बात खत्म भी नहीं होती कि अचानक उन्हें वही राक्षस दिखाई देता है जिसने रोवन को मारा था और तभी बारिश होने लगती है। वेडनेसडे बारिश में भीगते हुए भी उसका पीछा करती है, लेकिन वो बचकर भाग जाता है। वेडनेसडे उसके पैरों के निशान का पीछा करने लगती है, लेकिन अचानक वो निशान इंसान के पैरों के निशान जैसे बन जाते हैं, जिससे पता चलता है वो राक्षस एक इंसान ही है। अगले सीन में वेडनेसडे जेवियर से टकरा जाती है और उसे सारी बात बता देती है, जो भी कुछ उसने देखा था। जेवियर पैरों के निशान को देखना चाहता है, लेकिन बारिश के कारण पैरों के निशान मिट जाते हैं। अगले दिन शहर में जोसेफ क्रैकस्टोन की नई मूर्ति का उद्घाटन करने के लिए सबको इकट्ठा किया जाता है। वेडनेसडे मार्चिंग बैंड के साथ डोंट स्टॉप का म्यूजिक प्ले करती है। शहर के मेयर और लैरिसा दोनों मिलकर मूर्ति का उद्घाटन करते हैं, लेकिन वेडनेसडे के कहने पर थिंग मूर्ति को ब्लास्ट कर देता है और सब लोग डरकर भाग जाते हैं। वेडनेसडे की आंखों में बदले की चमक दिखाई देती है और वो अब भी वायलिन बजा रही होती है। इसके बाद लैरिसा वेडनेसडे पर चिल्लाती है क्योंकि उसे लगता है ये सब वेडनेसडे ने किया है, लेकिन वेडनेसडे कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वेडनेसडे लैरिसा पर इल्जाम लगाती है कि उसे जंगल में होने वाले सारे हादसे के बारे में पता है, वो फिर भी चुपचाप बैठी है। उस रात वेडनेसडे को मिलने वाला बेघर आदमी दोबारा से जंगल में दिखाई देता है। तभी वो राक्षस उस आदमी पर हमला कर देता है। उस बूढ़े आदमी के पास एक कैमरा था जिसमें उस हमले की तस्वीरें कैद हो जाती हैं। कुछ समय बाद पुलिस वालों की टीम जंगल में उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां उन्हें उस बेघर बूढ़े आदमी की बॉडी मिलती है। उन्हें वो कैमरा भी मिलता है जिसमें हादसे के वक्त की फुटेज होती है, जिसकी वजह से असली गुनहगार सामने आ सकता है। जब कैमरे की तस्वीरों को बनाकर देखा जाता है, पुलिस वाला हत्यारे का चेहरा देखता है। वो एक राक्षस का चेहरा था, जिसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वो किसी के बुरे सपने से निकलकर असल दुनिया में आ गया हो। दोस्तों, अगर आपको इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट एपिसोड लिखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।